Hello dear students, welcome to you BA third year English literature class. Today I am going to discuss your first paper history of English literature. In today's session, I am going to discuss Augustan Age. देखिए बेटे, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को अगस्टन एज का इंट्रोडक्शन दे दिया था, क्योंकि वो जो लास्ट टॉपिक आपका था इंट्रोडक्शन टू 18th सेंचुरी था। 18th सेंचुरी की यहाँ से बिगनिंग हो जाती है और अगस्टन एज भी हमारी स्टार्ट हो जाती है 1702 से एन के सिंहासन पर बैठने के साथ ही। ओके, हम आपको देखिए पॉलिटिक्स और लिटरेचर दोनों की फील्ड से फैमिलियर कराते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं भी इंटरप्ट ना हो और आपको सभी के आंसर बहुत इजी वे में मिल जाएं। तो यहाँ से क्यों एन जैसे ही गद्दी पर बैठती हैं, मैरी की जो सेकंड सिस्टर थी वो उसके सिंहासन पे बैठते ही यहाँ पर जो अगस्टन एज स्टार्ट हो जाती है। इसी समय पोप का भी आगमन होता है और हम आपको इन सब के जितने भी राइटर्स और जितने भी आपके ये पोइट हैं और नॉवलिस्ट हैं उन सबको मैं फैमिलियर कराऊंगी आपको इस क्लास में। और इसके बाद ही अगस्टन एज जब 1750 में ओवर होती है तो यहाँ से स्टार्ट होती है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। मैं उसके भी पोइट्स और राइटर और ड्रामेटिस्ट और नॉवलिस्ट जो भी हैं उनसे मैं आपको फैमिलियर कराऊंगी। ऐसे ही ये आपका प्रोग्राम चलता रहता है कंटिन्यू। एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी चलती रहती है आपकी कहाँ तक, 1700 इधर 98 तक, क्योंकि 1791 में अमेरिका फ्री हो जाता है और 91 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है। 92 1 ईयर तक चलती है। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ जो इधर पर 92 में आपका पीबी शैली का भी जन्म हो जाता है, जो कि रोमांटिक पोइट हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ भी आ जाते हैं यहाँ पर, और आपके एस.टी. कॉलरेज भी आ जाते हैं। ये सारे रोमांटिक पोइट्स हैं और इन लोगों की मुलाकात भी होती है 1795 में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज की। इन दोनों के इसके बाद ये लोग अपना एक कोलैबोरेशन वर्क लिखते हैं, लिरिकल बैलाड, जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स होती है उनको पब्लिश कराते हैं 1798 में। और 1798 में लिरिकल बैलाड्स के पब्लिश होने के साथ ही एज चेंज हो जाती है और यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी एज रोमांटिसिज्म की। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्लास में हम आपको अगस्टन एज से एज ऑफ सेंसिबिलिटी तक के जितने भी मेन इम्पॉर्टेंट फिगर रहे हैं, मेन इम्पॉर्टेंट राइटर्स रहे हैं, पोइट रहे हैं, आपके नॉवलिस्ट रहे हैं, ड्रामेटिस्ट रहे हैं, उन सभी से हम आपको परिचित कराते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जेम्स सेकेंड जब गद्दी पर बैठा और ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुई, लेकिन उसी की बेटी मैरी और उसके दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज की मदद से उसको गद्दी से उतार दिया गया और इंग्लैंड में एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बहा। तो बेटा ये हिस्ट्री है उस वक्त इंग्लैंड की। कहने का आशय ये है कि उस वक्त इंग्लैंड के मोनार्क हैं मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज। तो इन दोनों के कोई भी बेबी नहीं था। तो 1694 में मैरी की डेथ हो गई और 1702 में विलियम ऑफ ऑरेंज की हो गई। ऐसे में जेम्स की सेकेंड की एक और बेटी थी जिसका नाम था एन। वो 1702 में इंग्लैंड की क्वीन बनी और एन की क्वीन बनने से ही 1702 में से ऑगस्टन एज स्टार्ट होती है। ऑगस्टन एज ऑफ सेंसिबिलिटी को शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी इंग्लैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार इंग्लैंड की हिस्ट्री को देखने में डिस्टर्ब होगा। एक बार में ही समझ लेते हैं। एन के बाद में जॉर्ज फर्स्ट जो थे वहाँ के सीट पर बैठे, वहाँ के राजा बने, किंग बने, जो कि जिसको कि इंग्लिश नहीं आती थी, और वो 1727 तक 1714 से 1727 तक गद्दी पर रहे। 1727 में जॉर्ज फर्स्ट का बेटा जॉर्ज सेकेंड इंग्लैंड का किंग बना, वो 1760 तक था। उसके बाद जॉर्ज थर्ड, ऐसे ही चलता रहा। तो फ़िलहाल के लिए इतनी हिस्ट्री काफ़ी है। तो अगस्टन एज की शुरुआत हुई एन के गद्दी पर बैठने से, यानी कि 1700 से 1800 की शुरुआत थी और कब तक रही है अगस्टन एज 1750 तक। अब बेटा अगस्टन एज इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगस्टन एज में का सबसे बड़ा पोइट था अलेक्जेंडर पोप। इन्होंने क्या किया था, हॉरेक और वर्जिल जैसी बड़े बड़े लैटिन वर्क को कॉपी किया था और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये हॉरेक और वर्जिल जिस टाइम के पोइट्स थे
उस टाइम एम्परर ऑगस्ट का राज्य था, यानी कि 27 से लेकर के 14 BCE तक। तो इसलिए अलेक्जेंडर पोप ने उनको कॉपी किया, इसलिए इस एज का नाम ऑगस्टन एज पड़ा। इसी एज को नियो क्लासिकल एज भी बेटा कहते हैं, क्योंकि क्लासिकल वर्क को कॉपी किया गया था, इसलिए इस एज को ऑगस्टन एज और नियो क्लासिकल एज भी बोला जाता है। वैसे ऑगस्टन एज ज़्यादा बोला जाता है, नियो क्लासिकल एज की जगह ऑगस्टन एज बोला जाता है। इस एज के जितने भी राइटर्स थे वो सब से ज़्यादा क्या लिखते थे, सटायर्स लिखने में वो महारत हासिल किए हुए थे। और इसी एज में नोवेल जैसी जैनर का भी इन्वेंशन हुआ। इसके पहले प्लेज लिखे जाते थे, इस एज में जाकर नॉवेल्स लिखे जाने लगे, जैसे रॉबिन्सन क्रूसो और गलिवर ट्रेवल्स। शुरुआत में बेटा इस एज के सबसे बड़े राइटर थे जोनाथन स्विफ्ट। तो इस वक्त उन्होंने अपने 2 सबसे बड़े वर्क लिखे, द बैटल ऑफ द बुक्स, आ टेल ऑफ टब। इन दोनों में जो वर्क है द बैटल ऑफ द बुक्स, तो इसमें सटायर किया है जॉन ड्राइडन पर, इन्होंने जोनाथन स्विफ्ट ने। इन्होंने जॉन ड्राइडन पर सटायर करके ये बता दिया कि वो क्या हैं, उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बता दिया। तो ऐसे में इसी एज में एक और यंग नए सटायर ने रेस्ट ने अपना पैर रखा था, ब्रिलियंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट आपके अलेक्जेंडर पोप। 1711 में उन्होंने अपना मोस्ट फेमस वर्क एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो अलेक्जेंडर पोप का मास्टरपीस कहा जाता है, लिखा। और फिर इन्होंने 1712 में द रेप ऑफ लॉक मॉक एपिक लिखा, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इसके बाद बेटा पोप ने लैटिन पोइट्स को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा कॉपी किया इन्होंने। होमर की इलियड को हीरोइक कपलेट में ट्रांसलेट किया 5 सालों में, और फिर उन्होंने ओडेसी पर काम करना स्टार्ट कर दिया। बेटा इन 2 कामों ने अलेक्जेंडर पोप को इतना ज़्यादा पैसे वाला बना दिया कि कोई भी पोप पर अटैक नहीं कर सकता था, या फिर कोई भी उस पर कुछ कह नहीं सकता था। और उन्होंने अपनी एक विला खरीद ली जिसका नाम रखा था अलेक्जेंडर विला। इस समय पोप पर कोई भी उलझता था या झगड़ा करता था तो पोप उस पर सटायर से अटैक करते थे। बेटा इसी एज में, ऑगस्टन एज में, डैनियल डेफो ने भी नॉवेल्स पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। पहले वो जनरल्स लिखा करते थे, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और रॉबिन्सन क्रूसो को लिखा 1719 में। तो अधिकतर लोगों ने बेटा इंग्लिश लिटरेचर की इसको फर्स्ट नॉवेल मानते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो को। और बेटा ये बहुत ही अच्छी नॉवेल है। और इसी के ठीक 7 साल बाद 1726 में जोनाथन स्विफ्ट ने भी एक नॉवेल लिखी, बहुत ही फेमस नॉवेल थी, बहुत ही पॉपुलर हुई, गलिवर ट्रेवल्स। लेकिन डैनियल डेफो ने अपनी नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो को लिखकर ऐसी चिंगारी लगा दी थी इस टाइम पर कि 1740 से लेकर 1749 के बीच में नॉवेल की बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। एक ट्रेंड होता है ना, वैसे इस समय इसका ट्रेंड आ गया था और नॉवेल लिखने वालों की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई थी। इस समय एक नॉवलिस्ट थे सैमुअल रिचर्डसन, इन्होंने अपनी नॉवेल लिखी थी पैमेला, जिससे उस वक्त एक प्ले राइट थे हेनरी फील्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए। हेनरी फील्डिंग ने पहले प्ले लिखा करते थे, बाद में इन्होंने नॉवेल्स में आ गए। ये नॉवेल्स में क्यों है इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। हेनरी फील्डिंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, उनको लिखता था कि इस नॉवेल में सच नहीं दिखाया गया, तो इसलिए उन्होंने इसी नॉवेल के रिस्पॉन्स में उन्होंने अपनी एक नॉवेल लिखी जोसेफ एंड्रयूज़ 1742 में, जो पैमेला के भाई की कहानी थी। सैमुअल रिचर्डसन के बुक के अंदर एक छोटा सा कैरेक्टर था जोसेफ एंड्रयूज़, उस पर इन्होंने एक पूरी नॉवेल ही लिख डाली हेनरी फील्डिंग ने।
फिर इसके बाद सैमुअल रिचर्डसन की एक और नावल थी क्लैरिसा, तो उसकी भी रिस्पांस में उन्होंने एक और नावल लिख डाली हेनरी फील्डिंग ने, टॉम जॉन्स जो थी 1749 में लिखी गई, जो कि बहुत ही फेमस हुई और बहुत ही पॉपुलर हुई। तो और एक बात और है बेटा, इसमें इसी एज में, अगस्टन एज में ही इंग्लिश एसेज भी पॉपुलर हुए। जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील जैसे जो बड़े राइटर्स थे, उन्होंने प्रोज और ऐसे राइटिंग को भी पॉपुलर किया। और बेटा जैसा मैंने आपको बताया, हेनरी फील्डिंग पहले प्लेस लिखा करते थे, लेकिन 1737 में एक लाइसेंसिंग एक्ट आया, जिसके चलते उनके बहुत सारे प्ले पास नहीं हो पाए। तो फिर उन्होंने प्रोज और सटायर लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने नॉवेल भी लिखी, जैसे कि जोसेफ एंड्रयूज़ और टॉम जॉन्स, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। और एक बात और है बेटा, इसी अगस्टन एज में बुक्स को छापना बहुत चीप हो गया था, जिससे ज़्यादा लोग बुक्स को खरीदने लगे थे और लिटरेट होने लगे थे और पढ़ने लिखने लगे थे, और लिटरेचर बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगा था। और डैनियल डिफो की जो नावल है रॉबिन्सन क्रूसो, इसी टाइम पर कॉमर्शली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। बेटा अब ये एज ख़त्म कैसे हुई? अलेक्जेंडर पोप 1744 में डेथ हो गई, और इसी के कुछ सालों के बाद जोनाथन स्विफ्ट की भी हो गई। इन दोनों की डेथ के बाद ही आपका 1750 से इस एज को फिनिश माना जाता है, ख़त्म माना जाता है, ये समाप्त हो जाती, और ये समाप्त हुई और यहाँ से स्टार्ट होती एज ऑफ सेंसिबिलिटी। 1750 से एज ऑफ सेंसिबिलिटी की शुरुआत होती है। इस समय लिटरेचर में एक सबसे बड़ा नाम सामने आया था, सैमुअल जॉनसन। इस एज में सैमुअल जॉनसन एक बहुत बड़े पोइट थे, एसेइस्ट थे, मॉडलिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, और बेटा इनको डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। ये बेटा इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड कैंडिडेट थे, तो ये बहुत ही सम्मानित हैं। यहाँ पर बेटा एक चीज़ ध्यान देने की और है कि सैमुअल जॉनसन ने ही इंग्लिश लैंग्वेज में एक फर्स्ट डिक्शनरी लेकर आए थे। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने लिखी थी। जब तक बेटा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं आई थी, तब तक सैमुअल जॉनसन की इसी डिक्शनरी को बहुत यूज किया जाता है। और बेटा सैमुअल जॉनसन ने अपने टाइम पर 3 बड़े आयरिश ऑथर को भी उभरते हुए देखा। ये 3 आयरिश ऑथर में सबसे पहले थे हम ओलिवर गोल्डस्मिथ, दूसरे थे रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, जिनके 2, और इसके बाद आपके चौथे थे बेटा ओलिवर गोल्डस्मिथ और रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन। ये दोनों ही कॉमेडी लिखते थे। इनके अलावा लॉरेंस स्टेर्न ने एक बहुत ही ज़रूरी नावल लिखी थी, ट्रेस्टम सैंडी। ये बाद में पब्लिश हुई थी, क्योंकि जो ये नावल है आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगी। थॉमस ग्रे ने अपनी जो पोएम थी एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, जो कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, इस पीरियड में लिखी थी। बेटा इस एज में कुछ ऐसी पोएम भी लिखी गई जिनके आने से इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिसिज्म की शुरुआत होती है, और इसी टाइम पर इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट गॉथिक नॉवेल भी लिखी गई, जिसका नाम था गॉशल ऑफ ऑर्टेल्टो। और 1764 में ओलिवर गोल्डस्मिथ ने भी अपनी एक नॉवेल लिखी थी, विकर ऑफ द विकफील्ड। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि इस एज में जो बहुत बड़े बड़े जो नॉवलिस्ट और ड्रामेटिस्ट हैं वो भी थे और पोइट भी थे। अब एक ऐसा टाइम आ गया था जब बहुत बड़े पोइट ने जन्म लिया था, विलियम वर्ड्सवर्थ। इसी वक्त अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ, अमेरिका आज़ाद भी हुआ, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आने वाला था।
और 1784 में सैमुअल जॉनसन की भी डेथ हो गई। 1792 में पीबी शैली का जन्म हुआ। कहने का मतलब ये है कि अब रोमांटिक पोइट्स का जन्म हो रहा था। और 1795 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात एस.टी. कॉलरिज से हुई। एस.टी. कॉलरिज विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरथी से मिले। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने मिलकर 1798 में एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स को पब्लिश कराया जिसका नाम था लिरिकल बैलाड्स। और बेटा इस लिरिकल बैलाड्स के पब्लिश होने के साथ ही एज ऑफ सेंसिबिलिटी फिनिश हो जाती है, समाप्त हो। लिरिकल बैलाड्स के पब्लिश होने के साथ ही एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी हमारी ख़त्म होती है। ओके बेटा, तो आज के क्लास में हमने आपको बहुत कुछ बता दिया है। बी केयरफुली लिसन इट एंड प्रिपेयर योर नोट्स। मैंने आपको एज ऑफ सेंसिबिलिटी और अगस्टन एज दोनों के बारे में बता दिया है। इस पीरियड में कौन कौन से पोइट्स हुए और क्या क्या चेंजेस आई। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।